हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने मैट्रिक्स में पढ़ ली हैं और अब और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो एक्चुअली जेई काफ़ी फ्रिक्वेंटली और ऑलमोस्ट हर ईयर इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं आने वाले लेक्चर्स में और इस लेक्चर में भी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। और जो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो अगर मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स 3 by 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो अगर आपको याद हो, कोफैक्टर हम किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालते हैं? तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे दिया हुआ है ना, ए आई जे, ये n/n का अगर मैट्रिक्स है, तो कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट सी आई जे जो हम लोग निकालते हैं वो -1 टू द पावर i प्लस जे एम आई जे हो जाता है। और ये एम आई जे क्या होता है? एम आई जे को हम लोग कहते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट, माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। ठीक है, और ये माइनर होता क्या है? तो जैसे मान लीजिए आपको A11 का माइनर निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि जिस रो में A11 है वो पूरा रो हटा देंगे, है ना। जिस रो में A11 है वो पूरा रो हटा देंगे और जिस कॉलम में A11 है वो पूरा कॉलम हटा देंगे। तो ये रो गया, ये कॉलम गया, बाकी का जो रिमेनिंग बचा वो आपका क्या हो जाता है? माइनर ऑफ A11। तो यहाँ पे अगर हमें माइनर ऑफ A11 लिखना होगा तो M11 लिखेंगे और ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A22, A23, है ना, A32 एंड A33। तो ये इस तरीके से हम माइनर निकालते हैं। ये डिटर्मिनेंट ऑफ मतलब माइनर ऑफ A11 इज बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ 4 एलिमेंट्स। 2 by 2 का डिटर्मिनेंट हो जाएगा जिसमें एलिमेंट्स आपके होंगे A22, A23, A32, A33। तो इस तरीके से हम क्या डिफाइन करते हैं? माइनर। और माइनर अगर डिफाइन हो जाता है तो फिर को फैक्टर हमारे पास -1 टू द पावर i प्लस जे टाइम्स द माइनर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं को फैक्टर। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं और उस कोफैक्टर का हम मैट्रिक्स बनाते हैं। तो जहां हमें A11 लिखना था अब हम C11 लिखेंगे, जहां हमें A12 लिखना था C12 लिखेंगे, जहां हमें A13 लिखना था C13 लिखेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा जो डिटर्मिनेंट बन गया। अब इस डिटर्मिनेंट का जो ट्रांसपोज लेंगे, यानी अभी भी ये डिटर्मिनेंट हमारा एडजॉइंट नहीं बना है, इस डिटर्मिनेंट का जो ट्रांसपोज होगा, ठीक है, वो हमारा एडजॉइंट ए कहा जाता है। तो इसलिए हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। स्टेप्स याद रखिए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा और उस मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लीजिएगा तब जाके आपको मिलता है अपना एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमारे पास एक 2 by 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट जो होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए जो लिखेंगे ये कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। तो अगर यहां पे इसको A11, A12, A21 और A22 बोल रहे हैं, तो यहां पे हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए वो C11, C12, यानी पहले ये रो में होने वाला था लेकिन ट्रांसपोज लेने के बाद ये कॉलम में हो जाएगा, C21 और C22। ठीक है, ये मैट्रिक्स जो होगा हमारा वो एडजॉइंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें निकालना है C11, तो C11 जो हो जाएगा वो -1 टू द पावर 1 प्लस 1, ठीक है, इनटू माइनर, माइनर ऑफ P क्या हो जाएगा? सिर्फ S बचेगा, तो ये आपका हो गया S। C12 अगर निकालिएगा तो ये -1 टू द पावर 1 प्लस 2, है ना,
और Q का कोफैक्टर, Q का माइनर क्या होगा, तो Q का माइनर बचेगा आपके पास R। ठीक है, Q का माइनर हो जाएगा R, तो यहां पे आपका हो गया R, तो ये वैल्यू हो गई -R। C21 अगर आप निकालिएगा तो ये -1 टू द पावर 2 + 1, R का आपका माइनर बचा Q, तो ये हो गया Q, तो दिस विल बिकम -Q। और C22 अगर आप निकालिएगा तो -1 टू द पावर 2 + 2, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी टाइम्स S का माइनर है आपके पास P, तो ये वैल्यू हो गई P। तो यानी हमारा जो एडजॉइंट ऑफ A आया, मतलब एडजॉइंट ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट, वो आ जाएगा आपका S, फिर C12 -R, फिर C21 -Q, और फिर C22 P। अब यहां पे एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ये है कि 2/2 के डिटर्मिनेंट या 2/2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बड़ा आसान है। और वो निकला कैसे, ध्यान से देखिए। इन दोनों एलिमेंट्स को, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उसको हमने इंटरचेंज कर दिया। तो जहां पे P था वहां S लिख दिया, जहां पे S था वहां P लिख दिया, तो ये दोनों हो गए इंटरचेंज। ये बात समझ में आई। और जो दूसरा डायगोनल बचता है उसके एलिमेंट्स को सिर्फ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी आपको एडजॉइंट लिखने के लिए करना क्या है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, यहां माइनस कर देना है। ठीक है, बाहर नहीं बल्कि R के सामने माइनस लिखना है, यहां माइनस कर देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2/2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखना बड़ा ही आसान होता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन हम लिख भी लेते हैं। यहां पे ऑब्जर्वेशन हो गया, पहला ऑब्जर्वेशन कि इंटरचेंज द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, इंटरचेंज एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है क्या, और दूसरा पार्ट हो गया मल्टीप्लाई द रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स बाय -1। तो मल्टीप्लाई रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स बाय -1। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं अपना एडजॉइंट ऑफ अ 2/2 मैट्रिक्स। ठीक है, अगला सवाल है एडजॉइंट ऑफ ए वेयर ए इज गिवन एज दिस। अब यहां पे एडजॉइंट निकालने के लिए हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है क्या, अब ध्यान से देखिए, ये 1 1 पोजीशन है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो -1 टू द पावर 1 + 1 है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इसके करेस्पॉन्डिंग साइन तो हमारा पॉजिटिव हो गया, इसका माइनर हो जाएगा 0 × 7 -6 × 4, तो -24 हो गया। तो यहां आपका एलिमेंट आ गया -24। फिर 2 का अगर कोफैक्टर निकालेंगे तो ये 1 2 पोजीशन है ना, 1 2 पोजीशन, यानी ये नेगेटिव पोजीशन है। -1 टू द पावर 1 + 2 करिएगा ना तो वो -1 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव पोजीशन है। इसके करेस्पॉन्डिंग का माइनर अगर आप देखें तो 35 - 8, 35 - 8 इज 27, लेकिन सिंस ये नेगेटिव पोजीशन है तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होगा वो नेगेटिव साइन के साथ होगा, तो ये -27 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, उसका ट्रांसपोज लिखना है, तो -27 हम यहां लिखेंगे। ठीक है, फिर 3 के करेस्पॉन्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये पॉजिटिव पोजीशन है, तो 30 - 0, तो 30 विथ पॉजिटिव साइन। फिर आपके पास 5 का अगर देखते हैं तो 2 1 पोजीशन है, नेगेटिव पोजीशन है, इसका माइनर हो जाएगा 14, -18 इज -4, लेकिन ये नेगेटिव पोजीशन था तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो ये बन गया 4। 0 का अगर हम देखते हैं तो 2 2 पोजीशन है, पॉजिटिव पोजीशन है, इसका माइनर हो जाता है 7, -6 इज 1, तो पॉजिटिव पोजीशन था, तो ये 1 ही रह गया। 4 के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये आपका 1 3 पोजीशन है, 2 3 पोजीशन है। ठीक है, तो नेगेटिव पोजीशन है, नेगेटिव पोजीशन है तो इसके करस्पॉन्डिंग का माइनर देखिए तो 6 - 4 इज 2, लेकिन नेगेटिव पोजीशन था तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, 2 का अगर हम देखते हैं तो ये 3 1 पोजीशन है, पॉजिटिव पोजीशन है,
8 माइनस 0 इज 8, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ 8 आ गया। ठीक है, ये 6 देखते हैं आप, तो ये 3 2 पोजिशन है, यानी नेगेटिव पोजिशन है। इसका माइनर जो होता है वो 4 माइनस 15 माइनस 11 आता है, लेकिन नेगेटिव पोजिशन है तो माइनस के साथ आएगा, तो माइनस ऑफ माइनस 11 11 बन जाएगा। 7 ये आपका 3 3 पोजिशन है, यानी पॉजिटिव पोजिशन है। इसका माइनर है -10, तो -10 विथ अ पॉजिटिव साइन -10 ही रह जाएगा, तो ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। तो सबसे पहला थियरम ये कहता है, और ये बेसिकली हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट है, तो इसको तो हम हमेशा याद रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं इस पे स्टार मार्क लगा देता हूं। अब यहां पे प्रॉपर्टी ये कहता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए अगर आप निकालिएगा, या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए निकालिएगा, तो ये मॉड ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ ए। तो जो ऑर्डर ए का होगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का होगा। प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। मैं 2 by 2 डिटर्मिनेंट के लिए प्रूफ कर देता हूं। सिमिलरली ये n/n डिटर्मिनेंट के लिए भी वैलिड रहेगा। ठीक है क्या? तो हम कैसे करेंगे कि जैसे मान लेते हैं, लेट ए इज अ डिटर्मिनेंट, ए इज अ मैट्रिक्स, सॉरी, और ये मैट्रिक्स है आपका A11, A12, A21 और A22। ठीक है, इसका एडजॉइंट ए अगर हम निकालेंगे, तो एडजॉइंट ए हो जाएगा कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो C11, C12, C21, C22। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम लिखते हैं, तो ये बन जाएगा A11, A12, A21, A22, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ए से, तो C11, C12, C21, C22। ठीक है, अब अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो ध्यान से देखो, ये आपके पास A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12। अब ये बात हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट को, किसी भी रो के एलिमेंट को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स मिलता है। यानी A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12, A11 अपने करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, A12 अपने करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसका हम ले रहे हैं सम। तो ये वैल्यू जो होगी ये आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है क्या? तो ये बन जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर अगला एलिमेंट जो आएगा A11 इंटू C21, A12 इंटू C22। किसी भी रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आती है 0। ठीक है, वैल्यू क्या आ जाती है? 0। मैं आपको वेरीफाई करके भी दिखा दूंगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। सिमिलरली आपका जो यहां वाला एलिमेंट होगा वो हो जाएगा A21 इंटू C12 एंड A22 इंटू A21 इंटू C11 प्लस A22 इंटू C12। ये भी वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि आप सेकेंड रो के एलिमेंट्स ले रहे हो और फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स ले रहे हो, तो वैल्यू 0। सिमिलरली ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, क्योंकि अब आप सेकेंड रो के एलिमेंट्स और सेकेंड रो के ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो। ठीक है, आप यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन बाहर निकाल सकते हो, और यहां पे जो बचेगा आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच जाएगा ऑर्डर 2 का। ऑर्डर 2 का इसलिए बचा क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट जो सेलेक्ट किया था वो 2 by 2 ऑर्डर का किया था, तो जिस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। यहां पे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, हमने बोल तो दिया था 0, लेकिन क्या एक्चुअली में वैल्यू 0 आई है? तो एक बार देख लेते हैं। देखिए A11 इसका कोफैक्टर जो होगा वो ये A12 होगा, पॉजिटिव पोजीशन है A11, तो इसका कोफैक्टर A12 होगा। ठीक है, तो अगर आप A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 लिखते हो तो ये वैल्यू कितनी आएगी? A11, इसका C11 आपका आया था A22, ठीक है, प्लस फिर A12, C12 कितना आएगा ध्यान से देखिए,
तो ये नेगेटिव पोजीशन है, इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आएगा A21, लेकिन नेगेटिव पोजीशन है तो माइनस साइन के साथ आएगा, तो ये बन गया -A21। तो ये जो वैल्यू आ गई ये आपकी आ गई A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। ध्यान से देखिए तो क्या ये डिटर्मिनेंट A की वैल्यू नहीं है? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर आप निकालिएगा तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ही तो होता है। तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A आ गया। दूसरा स्टेटमेंट मैंने ये बोला था कि किसी रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वैल्यू 0 आएगी। ये भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास A11 इंटू C21 प्लस A12 है ना इंटू C22 निकालना है। तो देखिए A11 C21 क्या आएगा? C21 यानी A21 के करस्पॉन्डिंग आपका कोफैक्टर। तो A21 नेगेटिव पोजीशन है तो इसका कोफैक्टर आता है, इसका माइनर आता है A12, लेकिन नेगेटिव पोजीशन है तो कोफैक्टर -A12 आ जाएगा। तो ये हो गया -A12, ठीक है, प्लस A12 C22 क्या होगा? तो ये पॉजिटिव पोजीशन है, इसका कोफैक्टर आ जाएगा A11, तो कोफैक्टर आ गया A11 और ये देखो ये कैंसिल आउट होके वैल्यू क्या आ गई? 0, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि अगर किसी रो के एलिमेंट्स को उसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की मिलती है। किसी दूसरे रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वैल्यू 0 आती है। ये कॉलम के साथ भी कर सकते हैं कि किसी कॉलम के एलिमेंट्स को उसके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की भी आती है, डिटर्मिनेंट की ही आती है। लेकिन सिंस यहां पे हम रो बाई कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इसलिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी हम हमेशा याद रखेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी है कि लेट A बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A जो आएगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1 आ जाएगा। इसको प्रूफ करने के लिए बड़ा सिंपल सा है, यही हम अपने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी से ही शुरू करेंगे। सिंस हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन करा कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टाइम्स IN। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A टाइम्स IN अगर दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट ले लेते हो, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट तो ऑफ A तो आपके कांस्टेंट टर्म की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को जब इसके बाहर निकालोगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n आ जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ IN तो 1 ही होता है। अब आपको अगर यहां पे कंफ्यूजन है तो मैं इसको इसी एग्जाम्पल से आपको सॉल्व करके बता देता हूं। ध्यान से देखिए, हमारे पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I2 था, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I2 था। तो इसका अगर आप डिटर्मिनेंट लोगे यानी आपने इसका डिटर्मिनेंट लिया और इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो देखो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर आएगा। तो अगर 2/2 का मैट्रिक्स था तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर आया। अगर ये n/n का मैट्रिक्स होता तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A कितनी बार मल्टीप्लाई होता है? n टाइम्स। तो ये आपका बनता क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n, ठीक है क्या? तो यहां से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम सिंस जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट है और उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो इस डिटर्मिनेंट को अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n। तो एक डिटर्मिनेंट ऑफ A दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A आपका आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1, ठीक है क्या? सिंपल। अगेन तीसरा थ्योरम कहता है कि एडजॉइंट ऑफ KA अगर आप निकालोगे तो ये K जब बाहर निकल के आता है तो ये K टू द पावर n-1 बन के बाहर आता है। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ KA इज इक्वल टू K टू द पावर n-1 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ A, वेयर K इज एनी स्केलर एंड n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। चौथा थ्योरम ये कहता है कि एडजॉइंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स अगर आप निकालोगे एडजॉइंट ऑफ AB तो ये रिवर्सल लॉ यहां पे फॉलो होता है और ये बन जाता है एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A।
याद करिए रिवर्सल लॉ हमने एक जगह और पढ़ा था, कहाँ पे? ट्रांसपोज के केस में। तो हमने ये पढ़ा था कि ए बी ट्रांसपोज जो हो जाता है, ये हो जाता है आपका बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे रिवर्सल लॉ लगता था, यहाँ पे भी रिवर्सल लॉ लगेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है क्या? पांचवा थियरम ये कहता है कि इफ ए इज एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल क्या होता है ये थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे। इनफैक्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो इन्वर्स ही पढ़ेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि ए इज एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज अगर आप निकालें, यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके उसका एडजॉइंट निकालें, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसका ट्रांसपोज निकालें, ये दोनों आपको डिटर्मिनेंट सेम मिलने वाले हैं। ये दोनों डिटर्मिनेंट क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। ठीक है। छठा थियरम क्या कहता है कि इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए अगर आप निकालिएगा, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस टू टाइम्स मैट्रिक्स ए हो जाता है। और अगर आप इसका भी डिटर्मिनेंट ले लीजिए तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है। इसको चाहें तो हम बड़े सिंपली प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, ए को प्रूफ करने के लिए अगेन हम शुरुआत यहां से करेंगे कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आई एन, है ना। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, हमें करना है कि एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट लगाना है। तो यहां हम क्या करेंगे, ए को रिप्लेस करेंगे किससे? एडजॉइंट ऑफ ए से। तो ए को एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर दीजिए, तो यहां पे बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए को आपने रिप्लेस किया है एडजॉइंट ए से, तो एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। और इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए टाइम्स आई एन हो गया। ठीक है क्या? अभी अभी हमने पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन। तो ये तो बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन टाइम्स आई एन, है ना। अब हम यहां से क्या करते हैं, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसको साथ में रखा हमने। फिर यहां से था हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई किया है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन तो स्केलर क्वांटिटी हो गया। और a को अगर आई एन से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बन जाएगा? a बन जाएगा। अब ये वैल्यू हम जानते हैं, ये वैल्यू हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स आई एन, और ये आई एन एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होके तो ये मैट्रिक्स ही हमें मिलेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a लिख लेते हैं। ठीक है। इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस वन टाइम्स a। एक डिटर्मिनेंट दोनों तरफ से कैंसिल होके आपके पास रिजल्ट बन गया एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस टू टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स मैट्रिक्स a, विच इज द रिजल्ट। और इसको निकालने के लिए बस दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए। तो सिंस हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a इज डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस टू टाइम्स a, दोनों तरफ अगर हमने डिटर्मिनेंट ले लिया तो इधर भी डिटर्मिनेंट ले लीजिए। ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को जब डिटर्मिनेंट के बाहर निकालिएगा तो स्केलर क्वांटिटी टू द पावर n हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसका पावर ऑलरेडी n माइनस टू था और उसका भी पावर n लेना है, तो n इंटू n माइनस टू हो गया, और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस टू n, और इसका एक पावर प्लस वन, तो ये बन गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गई आपकी b वाली प्रॉपर्टी। ऑलराइट, फिर बात करते हैं हम लोग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। अब देखिए इनवर्स का सबसे पहले हमें डेफिनेशन समझना पड़ेगा। डेफिनेशन क्या कहता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट्स अ मैट्रिक्स B सच दैट, देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A इन्वर्टिबल है, इसका कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा मैट्रिक्स B हमारे पास होगा सच दैट A का अगर प्रोडक्ट हम B के साथ निकालें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, या फिर B का प्रोडक्ट अगर हम A के साथ निकालें तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। सिंपल भाषा में एक मैट्रिक्स का इनवर्स
एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको हम गिवन मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाना चाहिए। ठीक है, सो बी इज कॉल्ड द इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ठीक है, यहां पे एक बात ध्यान रखेंगे कि ये ए टू द पावर -1 नहीं लिखा हुआ है, तो इसको कभी भी गलती से आप इज इक्वल टू 1/a मत ट्रीट करिएगा। तो ठीक है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू, आप ऐसा समझिए कि ये नॉट इक्वल टू 1/a होता है। मतलब ये a का पावर -1 हम नहीं लिख रहे हैं, जस्ट फॉर द सिंबल हम लिख रहे हैं a इनवर्स। ठीक है, दिस डज नॉट इंप्लाई कि दिस इज इक्वल टू 1 मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन में कभी भी मत पड़िएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब सिंपल सा है, हो गया कि आपके पास ए इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको आप अगर ए में मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास क्या मिल जाना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं तो पहला प्रॉपर्टी है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये कैसे आता है, तो ऑल्दो मैंने यहां पे लिख के बताया हुआ है लेकिन यहीं से मैं आपको बता देता हूं। ये हमारे अगेन उस डेफिनेशन से आता है जो एडजॉइंट में हमने पढ़ा था। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आई एन हमने लिखा था, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो स्केलर क्वांटिटी था, तो इसको मैं एडजॉइंट में डिवाइड कर देता हूं, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई हो गया। तो अब देखिए आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, उसमें एक ऐसे मैट्रिक्स का आप प्रोडक्ट ले रहे हो जिसकी वजह से हमारा रिजल्टेंट क्या हो जा रहा है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जा रहा है। तो क्लियरली ये वाला जो मैट्रिक्स है ये ए का इनवर्स हो गया होगा, है ना। तभी तो हो सकता है ए में एक ऐसे मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सच दैट आपका रिजल्टेंट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जा रहा है, तो ये जो मैट्रिक्स होगा यही तो हमारा ए का इनवर्स हो जाएगा। एंड दैट इज हाउ वी राइट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और यहां से हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये मिलता है कि भाई हमारा मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल तभी होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर में तो जीरो हो गया, और डिनोमिनेटर में हमें पता है कि जीरो कभी भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट्स इफ ए इज नॉन सिंगुलर। कहने का मतलब दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होता है जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, यानी वो मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। सिंगुलर मैट्रिक्स का कोई भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो चलिए सवाल करते हैं कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए सिंस हमें पता चल गया अब कि ए इनवर्स इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो आइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। फर्स्ट रो के अबाउट इसको एक्सपैंड कर देते हैं। तो ये 1 इंटू 4 इंटू -7 माइनस 6 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये जीरो के करस्पॉन्डिंग तो जीरो ही हो गया, एंड -1 टाइम्स ऑफ ये 3 इंटू -7 एंड माइनस ऑफ 0 इंटू 5 विच इज 0। तो ये आ गया आपका -28, ठीक है, +30 एंड यहां से आ गया आपका +21। तो दिस बिकम्स 23। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 23। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो सीधे सीधे अब हम ए इनवर्स ही लिखते हैं। ए इनवर्स हो जाएगा 1/23। एडजॉइंट ए लिखने के लिए हम सबसे पहले 1 का कोफैक्टर लिखेंगे, तो 1 पॉजिटिव पोजीशन है, तो -28 + 30 इज 2, तो ये 2 हो गया। 0 का कोफैक्टर लिखेंगे, नेगेटिव पोजीशन है, -21 -0, तो -21 होता,
लेकिन नेगेटिव पोजीशन है तो ये +21 हो गया। ठीक है, -1 का कोफैक्टर लिखेंगे तो ये हो जाएगा -18 एंड -0, तो -18 क्योंकि पॉजिटिव पोजीशन था वो। फिर 3 का कोफैक्टर लिखेंगे तो 0 -6, ठीक है, लेकिन ये 2 1 पोजीशन नेगेटिव पोजीशन है तो 0 एंड -6 आया, नेगेटिव पोजीशन था तो उसको पॉजिटिव बना के लिखेंगे। फिर हम ये 2 2 पोजीशन है, पॉजिटिव पोजीशन है, इसका कोफैक्टर हो जाएगा माइनर हो जाएगा 1 इंटू -7, तो -7 -0, -7 आया, पॉजिटिव पोजीशन था तो नेगेटिव साइन के साथ ही रहा। 5 का अगर हम माइनर देखें, सिंस ये 2 3 पोजीशन है, नेगेटिव पोजीशन है, ठीक है, तो इसका माइनर हुआ -6 -0, नेगेटिव पोजीशन था तो ये बन जाएगा 6। 0 का अगर हम माइनर देखें, पॉजिटिव पोजीशन है तो 0 -4, तो 4 बन गया, पॉजिटिव पोजीशन था तो यहाँ 4 ही रह जाएगा। फिर -6 ये नेगेटिव पोजीशन है, इसका माइनर अगर हम देखें तो 5 एंड +3 8, नेगेटिव पोजीशन था तो -8। ठीक है, -7 का अगर हम माइनर देखें, पॉजिटिव पोजीशन है, 4 - 0 इज 4, तो यहाँ पे आ गया 4। तो ये आपका ए इनवर्स हो गया। आप चाहें तो इस ए इनवर्स को या 23 को अंदर में ले जाके आप हर एलिमेंट में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये 2/23, 6/23, 4/23, 21/23, -7/23, -8/23, फिर -18/23, 6/23 एंड 4/23। तो ये आपका ए इनवर्स आ गया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट इस पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, और एक और चीज ये है कि अगर 2x2 का अगर हमारे पास मैट्रिक्स होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे से एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जो ए बी सी और डी दिया हुआ है और इसका ए इनवर्स निकालना है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ये हो जाएगा AD - BC। तो डिटर्मिनेंट से सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं AD - BC। एडजॉइंट ए निकालना हमने सीखा था, कैसे? इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, तो यहाँ डी आ जाएगा और यहाँ ए आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -B -C। तो ये सीधे सीधे आपका ए इनवर्स आ गया। 2x2 का इनवर्स निकालना बहुत ही आसान काम है, क्योंकि एडजॉइंट निकालना बहुत ही आसान काम है। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल इज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए। ये हमने बात कर ही ली है। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है यानी सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स आपको पता हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो और ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है, तो इसका इनवर्स अगर निकालना हो तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, डायगोनल एलिमेंट्स का आप इनवर्स निकाल लीजिए, यानी हर डायगोनल एलिमेंट को का रेसिप्रोकल ले लीजिए, आपको अपने डिटर्मिनेंट का इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड इज एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोजेसेस अ यूनिक इनवर्स, यानी एक मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इनवर्स हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं। ठीक है, इफ A इज एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स देन A ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। ठीक है, अगर A इन्वर्टिबल है तो A ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा, और A ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालिए या A इन्वर्स का ट्रांसपोज निकालिए, बात बराबर है। ठीक है, तो मतलब आप ट्रांसपोज निकाल के इन्वर्स निकालिए या फिर इन्वर्स निकाल के ट्रांसपोज निकालिए, दोनों केसेस में जो मैट्रिक्स मिलेगा वो आपको सेम मिलेगा। अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन प्रूव दैट A इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A का इनवर्स। ये बड़ा सिंपल सा भी है, ठीक है, क्योंकि A इनवर्स अगर हम लिखते हैं, अगर हमें ये प्रूव ही करना हो, ठीक है, तो यहीं से प्रूव कर सकते हैं कि अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स निकालना है तो A इनवर्स हमने देखा था ये एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है ना। अब ये अगर n ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स लिया, A को अगर n ऑर्डर का लिया तो A इनवर्स भी हमारा ऑर्डर n का होगा, और ये अपना स्केलर क्वांटिटी है, इसको अगर आप डिटर्मिनेंट से बाहर निकालोगे तो ये तो पावर n होके बाहर निकलेगा, तो पावर n होके बाहर निकला,
और यहाँ पे आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अभी अभी हमने पढ़ा था कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन होता है और डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n है। तो फाइनली देखिए हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यानी ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो कुछ नहीं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है। ठीक है, और यहां पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इनवर्स अगर हम निकालेंगे तो यहां पे भी रिवर्सल लॉ अप्लाई होता है और ए बी का इनवर्स इज नथिंग बट बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो रिवर्सल लॉ कहां कहां काम करता है? ट्रांसपोज के केस में, एडजॉइंट के केस में और इनवर्स के केस में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। सातवां प्रॉपर्टी ये है कि इफ ए इज इन्वर्टिबल देन हमारे पास ए इनवर्स का इनवर्स वापस से हमें वो मैट्रिक्स दे देता है। ठीक है, यानी आप पहले मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालें और ये जो इनवर्स मिला उसका वापस से अगर इनवर्स निकाल लीजिएगा तो आपको अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। ए टू द पावर के का इनवर्स निकालिए या ए इनवर्स टू द पावर के निकालिए, एक ही बात है, और इसको हम ए टू द पावर माइनस के भी लिख सकते हैं। ठीक है, इफ ए एंड बी कम्यूट देन ए इनवर्स एंड बी इनवर्स इफ एग्जिस्ट्स आल्सो कम्यूट। यानी ए और बी अगर कम्यूट करता है, कम्यूट करने का मतलब क्या है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है अगर, है ना, तो देन ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इज ऑल्सो इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो अगर ये वैलिड है तभी ये वैलिड होगा। इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ए इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ए भी आपका क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। बात समझ में आई? ऑलराइट, एग्जाम्पल देखते हैं। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो एडजॉइंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए बी कितना होगा? सबसे पहले तो ए और बी किस ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं? ऑर्डर 3 के हैं। तो एडजॉइंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए बी अगर आप निकालो तो इस 3 को अगर हम एडजॉइंट के बाहर निकालें तो प्रॉपर्टी से याद करिए कि 3 टू द पावर n माइनस वन करके बाहर निकलेगा और n की वैल्यू 3 है तो ये 3 स्क्वायर बाहर निकलेगा, है ना, और यहां पे बन जाएगा आपके पास एडजॉइंट ए बी। तो ये बन गया 9 एडजॉइंट ए बी, रिवर्सल लॉ यहां पे काम करेगा तो ये बन जाएगा एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। अच्छा, एडजॉइंट ए की वैल्यू हमें दी हुई थी बी, एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या दी हुई है? बी। तो यहां पे एडजॉइंट बी कितना होगा? तो एडजॉइंट ए की वैल्यू थी बी, है ना, तो यहां पे अगर आप लिखिएगा एडजॉइंट बी इंटू ए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट बी, ठीक है, इंटू एडजॉइंट ए के बदले में बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। और हमने एक प्रॉपर्टी यहां पे पढ़ी है, ध्यान से देखिए, जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो हमने बोला था, ठीक है, एडजॉइंट में पहला थ्योरम यहां पे देखिए कि ए इंटू एडजॉइंट ए लिखिए या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए लिखिए, इसकी वैल्यू हो जाती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस वैल्यू विल बिकम नाउ, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 9 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू I3, क्योंकि बी और ए दोनों किस ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं? थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। तो अगर बी के फॉर्म में आपको आंसर लिखना रहे तो ये लिख सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ए के फॉर्म में आपको आंसर लिखना हो तब क्या लिखिएगा? तो यहां पे हमें एडजॉइंट बी को, ठीक है, एडजॉइंट बी को ए के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एडजॉइंट लगा देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी बन जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए अगेन प्रॉपर्टी से अगर हम देखें
तो ये बन जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस टू टाइम्स ए, है ना, और टाइम्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी हो गया। तो एडजॉइंट बी के बदले में यहाँ पे इस स्टेप में एडजॉइंट बी के बदले में आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस टू टाइम्स ए भी लिख सकते हैं। तो यहां से बन जाएगा 9, है ना, एडजॉइंट बी के बदले में डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस टू टाइम्स ए और इनटू एडजॉइंट ए। अब ये a इंटू एडजॉइंट ए वापस से हमें क्या दे देगा, तो 9 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस टू, और ये बन गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू i3। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसके साथ आप अटैच कर दीजिए, तो 9 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन टाइम्स i3। तो ये आपका आंसर किसके फॉर्म में, ए के फॉर्म में आ जाएगा। बी के फॉर्म में अगर आप निकालना चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ए के फॉर्म में निकालना चाहें इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर यहां से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास आया था 9 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी टाइम्स i3, और सिंस हमें पता है कि b इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये 9 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एडजॉइंट ए यानी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए टाइम्स i3 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए हमने पढ़ा है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन हो जाता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू इनफैक्ट हमें पहले से ही दी हुई है, n की वैल्यू 3 दी हुई है, तो हम 3 डाल ही देते हैं ना, यहाँ पे आप 3 डाल दीजिए, n के बदले में 3 आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर हो गया। ठीक है क्या, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर i3। तो यहां से भी निकाल सकते हैं। तो अलग अलग आपके पास तरीके हैं, जिस फॉर्म में आंसर पूछा गया है उस फॉर्म में आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, और शो दैट दिस रिलेशन एग्जिस्ट। तो हमने एक बात कही थी कि 2x2 के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा हो जाएगा a इंटू 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस बी सी, है ना। तो ये a और a तो कट गया, और बी सी और बी सी भी कट जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a तो आपका आ गया 1। ठीक है, तो देयरफॉर a इनवर्स जो आएगा, ठीक है, वो नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 1 आया हुआ है ना। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस बी सी अपॉन ए, और यहां पे आ जाएगा ए, और इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए, तो माइनस बी और माइनस सी, ये आ गया आपका ए इनवर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि वो रिलेशन वेरीफाई करना है। ए इनवर्स तो हमने निकाल लिया, अब हमें ये वाला रिलेशन वेरीफाई करना है कि ये रिलेशन सही है या नहीं। तो एक काम करते हैं, पहले a इंटू ए इनवर्स निकालते हैं। तो a इंटू ए इनवर्स यानी इसमें आप a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस बी सी, ये बन जाएगा माइनस ए बी माइनस ए सी एंड ए स्क्वायर। ठीक है क्या, तो ये आपका LHS हो गया। RHS देखते हैं, तो RHS है आपका ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 टाइम्स आई माइनस ए इंटू ए। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1। ठीक है, माइनस ए टाइम्स ऑफ ए, तो ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया ए बी, ये बन गया ए सी, और ये 1 प्लस बी सी। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 प्लस बी सी बच गया, 0 माइनस ऑफ ए बी माइनस ए बी बन गया, 0 माइनस ऑफ ए सी माइनस ए सी बन गया, और ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 और 1 प्लस बी सी कैंसिल आउट होके ए स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से आपका आ गया दिस इज इक्वल टू LHS। ठीक है, तो प्रूव हो गया ये भी रिलेशन जो हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स ए विच सैटिस्फाइज दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें
तो इसको अगर मान लीजिए मैं मैट्रिक्स बी बोल देता हूँ, इसको मैट्रिक्स सी बोल देता हूँ, और इसको मैट्रिक्स डी बोल देता हूँ, तो इक्वेशन जो लिखा हुआ है हमारे पास वो लिखा हुआ है बी ए सी इज इक्वल टू डी, और हमें ए निकालना है। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट से हम बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा बी इनवर्स बी ए इंटू सी इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू डी। बी इनवर्स इंटू बी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, तो यहां से बन गया ए सी इज इक्वल टू बी इनवर्स डी। अब इधर लेफ्ट राइट से हम क्या करते हैं, सी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा ए सी सी इनवर्स, और ये बन गया बी इनवर्स डी इंटू सी इनवर्स। सी इंटू सी इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, तो यानी आपके पास ए की वैल्यू जो आ गई वो आ गई बी इनवर्स डी इंटू सी इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई अब करना है, 2/2 का मैट्रिक्स है तो आपका इनवर्स निकालना बहुत आसान होता है। बी इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। पहले तो आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट कितना आया, 4 - 3 1 आया। ठीक है, तो फिर अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, तो इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, तो ये तो 2 और 2 ही रह गया, है ना। इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो गया -1 -3, तो ये आपका आ गया बी इनवर्स। ए हमें दिया हुआ है, सॉरी डी हमें दिया हुआ है -2 4 3 एंड -1। ठीक है, और फिर सी इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज, पहले हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट हो गया आपका -3 इंटू -3 इज 9 -10 -1 हो गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या आया, -1, याद रखेंगे। और एडजॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को इंटरचेंज करके इन दोनों का साइन नेगेटिव कर देंगे, है ना। और सिंस हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -2 -5 हुआ था, तो ये 2 और 5 ही रह जाएगा। ठीक है, तो आपका सी इनवर्स आ गया 3 2 5 एंड 3। ठीक है, तो ये तीन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकालना है, तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया आपका 2 इंटू -2 प्लस -1 इंटू 3, तो -7, -4 -3 is 7, then 8 and +1 is 9, then -3 इंटू -2 तो 6 प्लस 6 is 12, और ये हो जाएगा -12 -2 is -14। ठीक है, और यहां पे बचा हुआ है आपका 3 2 5 3। इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -21 प्लस 45, तो ये हो गया 24, देन -14 प्लस 27, तो 13, फिर 26 -70, है ना, सॉरी बढ़ती है 36, 36 -70, तो 36 -70 हो गया आपका 440 34 -34। ठीक है, और फिर बन जाएगा 24 -42, तो 24 -42 इज -18। तो ये आपका आ गया ए एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट एफ एक्स बी दिस जी वाई बी दिस, तो आपको शो करना है कि एफ एक्स का इनवर्स जो होगा वो एफ ऑफ -x के बराबर होगा। तो आइए एफ एक्स का इनवर्स पहले निकालते हैं। एफ एक्स का इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इस रो के अबाउट एक्सपैंड करता हूं, तो 1 इंटू ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स तो आपका आ गया 1। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट 1 आ गया, तो सीधे इनवर्स निकालते हैं। तो एफ एक्स का इनवर्स निकालना है। ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए सिर्फ हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो 1 आ चुका है। तो कॉस ए का, कॉस एक्स का कोफैक्टर क्या आएगा, पॉजिटिव पोजीशन है, तो cos x इंटू 1 -0 इंटू 0, ये आ गया cos x। ठीक है, माइनस साइन एक्स, इसका कोफैक्टर अगर हम निकालेंगे, नेगेटिव पोजीशन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स -1 0 इंटू 0, तो माइनस साइन एक्स। ठीक है,
और फिर इसका कोफैक्टर आएगा 0, ये 0 ही रह गया। इसका कोफैक्टर देखेंगे, नेगेटिव पोजीशन है, 2 1 पोजीशन है, तो माइनस साइन एक्स माइनस 0, नेगेटिव पोजीशन था तो माइनस साइन एक्स का प्लस साइन एक्स बन जाएगा। कॉस एक्स का ये पॉजिटिव पोजीशन है, तो यहाँ पे देखेंगे कॉस एक्स माइनस 0, तो कॉस एक्स ही रह गया। ठीक है, फिर इसका अगर हमने देखा तो 0 माइनस 0 0 हो गया। फिर इसका अगर हमने देखा तो ये 0 ही रह गया। इसका हमने देखा तो ये आपका बन जाएगा 0 माइनस 0 अगेन 0, और इसका अगर आपने देखा तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 ही रहेगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों में हमें रिलेशन बनाना है कि इसमें ऐसा क्या करें कि हमें ये मिल जाए। तो देखो, आप अगर x के बदले में माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करते हो, ठीक है, x के बदले में माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करते हो, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स तो कॉस एक्स के बराबर ही होता है। साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, और एक माइनस साइन पहले से था तो वो प्लस साइन एक्स हो गया। अगेन साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स, तो यानी ये और कुछ नहीं बल्कि एफ ऑफ माइनस एक्स ही लिखा हुआ है। तो दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है क्या? तो ये फर्स्ट प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप सेकंड भी प्रूफ कर लोगे क्या, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव जी ऑफ वाई इनवर्स इज इक्वल टू जी ऑफ माइनस वाई। ये भी सेम उसी तरीके से प्रूव कर लेंगे। थर्ड वाला आपके पास अगर पार्ट देखते हो तो आपको निकालना है एफ एक्स इंटू जी वाई इनवर्स। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, उसका इनवर्स, रिवर्सल लॉ, तो ये जी वाई इनवर्स इंटू एफ एक्स इनवर्स हो जाएगा। जी वाई इनवर्स ऑलरेडी हमने निकाल रखा है कि जी ऑफ माइनस वाई होगा, एफ एक्स इनवर्स ऑलरेडी हमने निकाल रखा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, तो इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपली प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड क्राइटेरियन फॉर कंसिस्टेंसी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, स्पेशली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल किस तरीके से सॉल्व करते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं बच्चों, जहां पे हमने पढ़ा एडजॉइंट के बारे में और जहां पे हमने पढ़ा इनवर्स के बारे में। ठीक है, तो we will meet again in the next lecture with the concept of solving system of linear equations in 3 variable। और believe me, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे मैट्रिक्स में, क्योंकि ओवर द लास्ट 5-6 ईयर्स अगर आप देखोगे तो आपको मेंस और एडवांस दोनों में ही इसी कॉन्सेप्ट का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खुश रहिए और एंजॉय कीजिए अपनी लर्निंग। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।